मेरा नाम मीना है। मैं एक हाई क्लास फैमिली में रहने वाली एक आम सी लड़की हूँ, जिसका दिल दौलत शोहरत होते हुए भी एक आम सा दिल है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो दूसरों पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। ये कहानी मेरे घर की नौकरानी पर है, जो हमारे घर में काम किया करती थी। हमारे घर की 16 साल की उम्र की नौकरानी हर एक साल बाद बच्चे को जन्म देती थी, जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो तो अभी तक कुंवारी थी। जब मेरी माँ उससे पूछती कि बताओ ये पाप किसने किया है और ये पाप किसके नाम का है, तो वो नौकरानी रोते हुए मेरे पिता पर इल्ज़ाम लगाती थी। और जब पिताजी से मेरी माँ पूछती तो पिताजी कहते कि ये सब कुछ झूठ बोल रही है, और इस नौकरानी को बहुत डांट भी लगाते थे कि तुम किसी का गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो। तब नौकरानी कहती कि साहब जी सच कह रहे हैं, मैंने उन पर इल्ज़ाम ही लगाया था। इस बार हमारी नौकरानी फिर से गर्भवती हुई तो मेरी माँ ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया, क्योंकि वो फिर से मेरे पिताजी पर इल्ज़ाम लगाने वाली थी। एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ उस नौकरानी के घर चली गई, मगर उस नौकरानी की हालत देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि वो तो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैं उसको अपने साथ अस्पताल ले गई, मगर उस वक्त मेरी रूह कांप गई जिस वक्त डॉक्टर ने पुलिस को बुलवाया। मेरा नाम मीना है। मैं आज जब कॉलेज से घर आई तो हमारी नौकरानी, जिसका नाम चंदा था, चंदा की चीखें सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि मेरी माँ उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उसे गिरते हुए अपने हाथों से संभाल लिया था। माँ किसी मजलूम पर ऐसे कैसे जुल्म कर सकती है? ये कौन सी गैरत है और कहाँ का इंसाफ है? मैंने अपनी माँ को घूरते हुए उनसे सवाल कर डाले। वो चीखने चिल्लाने लगी कि बस अब बहुत हो गया, मैं इस लड़की को बिल्कुल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ना ही अपने घर में अब एक दिन भी इसे रख सकती हूँ, क्योंकि इसने आज तो हद ही कर दी। इसने हमारे घर की इज्जत खाक में मिलाने का सोच लिया है। कमबख्त ये तो बिल्कुल भूल बैठी है कि जिस थाली में खाती है उसी में छेद करने चली है। जा निकल जा यहाँ से, इस घर से और हमारी जिंदगियों से भी। माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा, माँ आखिर इस बेचारी का क्या कसूर है? मैंने माँ को सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा तो वो कहने लगी, बेटा तू नहीं जानती है इन लोगों को, कैसे कैसे खेल खेल कर हम अमीरों के सर अपना बोझ डाल देती हैं, और बस इससे आगे मैं तुझे नहीं बता सकती। मैं नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं सोच रही थी कि आखिर उस लड़की का गुनाह क्या था। मैं बिल्कुल ही बेखबर थी। मैंने छुपकर माँ और घर के बाकी नौकरों की बातें सुनने की कोशिश की, मगर वो किसी बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। आखिर क्या बात थी? इस वक्त भी माँ मुझे उस बात की भनक तक लगने नहीं देती थी, और आज भी माँ का बर्ताव वही है। मुझे बहुत फिक्र होने लगी थी। वो मासूम लड़की चंदा ऐसा भी क्या कर सकती है? मुझे अपने घर के और बाकी नौकरानियों से पूछताछ करनी होगी। शायद कोई रास्ता निकल आए ताकि मैं उस लड़की की मदद कर सकूं, क्योंकि वो गरीब अपनी माँ की जगह इस घर में बचपन से ही काम करती है। मैंने अगले ही दिन जब एक नौकरानी मेरे कमरे में आई तो मैंने उससे कहा, सुनो, मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। वो नौकरानी कहने लगी, जी छोटी मालकिन, बोलिए क्या बात है। मैंने कहा, तुम तो अच्छे से जानती हो मैं अपनी माँ जैसी खड़ूस बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे तुम ये बताओ, चंदा को इस घर से क्यों निकाला गया है? वो नौकरानी मेरी बातें सुनकर घबराते हुए मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो नौकरानी कहने लगी, छोटी मालकिन, चंदा ने पहले अभी 2 बच्चों को जन्म दिया है और अब वो फिर से वो गर्भवती है, जबकि वो कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है। भला उसकी उम्र तो बहुत कम है, वो बहुत छोटी है, नाबालिग लड़की है। और मालकिन कि वो घर के ही किसी नौकर के साथ मुंह काला करवा कर आई है। उसकी बात पर मैं चौंक पड़ी और मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। मैंने उससे कहा कि तुम जाओ और किसी को भी इस बारे में मत बताना कि मैंने तुमसे चंदा के बारे में पूछा था। वो नौकरानी तो वहाँ से चली गई थी, मगर मैं बेहद बेचैन होने लगी थी। ये सब कैसे हो सकता था? हालांकि मेरी उम्र और उस लड़की की उम्र में 4 साल का अंतर था। वो मुझे दीदी कहकर पुकारती थी। मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाया हुआ था।
उन दिनों मेरे कॉलेज में एक बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे लड़के के साथ दोस्ती हो गई थी, जो बहुत ही समझदार और अक्लमंद लड़का था। वो हमेशा से ही दुनिया में होने वाले जुल्म सितम और ज़्यादतियों के खिलाफ था। वो किसी पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकता था। जब वे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता था तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसी सोच रखते हैं और जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं। धीरे धीरे हमारी दोस्ती और गहरी होती चली गई और एक दिन जब मैंने उसे न्यूज़ चैनल पर देखा तो मैं उसे देखकर चौंक पड़ी कि ये तो वही लड़का महेश है। अगली सुबह कॉलेज में मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम अब न्यूज़ चैनल पर भी आने लगे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। महेश मुझे मुस्कुराते हुए देखने लगा। मुझे बताने लगा कि असल में वो चैनल उसके मामा का है और पहले भी वो कई बार उस चैनल पर प्रोग्राम करता रहा है। महेश ज्यादातर औरतों के साथ हुए जुल्म पर बात किया करता था, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन महेश का उन जुल्म सितम के खिलाफ हुए वाकयात से वास्ता जो पड़ता रहता था। मैं एक दिन कॉलेज से वापस घर लौट रही थी। अचानक मुझे बाजार में चंदा नजर आई। मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सोचा कुछ देर उससे बातचीत तो कर लूं। काफी वक्त गुजर गया। मैंने तो उसे पलटकर देखा भी नहीं। आखिर उसके और मेरे दरमियान बहुत अच्छे लम्हात जो गुजरे हुए थे। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। उसको नहीं पता था कि मैं उसके पीछे हूँ। चंदा अपने घर में दाखिल हुई तो मुझे बहुत ही हैरत होने लगी। उस बेचारी का घर तो इतना छोटा था कि घर में 2 चारपाई और ज़रूरत के मुताबिक कुछ थोड़े से बर्तन और कपड़े भी एक तरफ कोने में पोटली में बंधे हुए पड़े थे। लोग कैसे कैसे जिंदगी का गुजारा करते होंगे। इतनी गर्मी और ऊपर से वो रेंगता हुआ पंखा जो धीरे धीरे चल रहा था। सामने जो ही मेरी नज़र उस चारपाई पर पड़ी, शायद वो उसकी बूढ़ी माँ थी जो लगातार खांसे जा रही थी। ज़रा देर भी उन्हें आराम नहीं आ रहा था और चंदा उनकी खिदमत में लगी हुई थी। कभी उन्हें पानी पिलाती तो कभी उनकी कमर सहलाती हुई नज़र आती थी। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो कुछ मैं आज देख रही थी यही सच था। जो कुछ उस दिन घर में हुआ वो सच था, क्योंकि उस दिन का मंजर तो कुछ और ही साबित कर रहा था। मगर यहाँ तो उस बेचारी के हालात देखकर कुछ और ही सामने आ रहा था। जैसे ही मेरी नज़र चंदा के पेट पर पड़ी तो मैं दंग रह गई थी। मेरी तो आंखों में नमी आने लगी थी। वो तो सच में गर्भवती थी। जब मैंने चंदा को आवाज़ दी तो उसने घबराकर पीछे देखा और बोली, दीदी आप यहाँ मेरे घर में? मैंने कहा, हाँ तो क्या हुआ, मैं यहाँ नहीं आ सकती। जब वो बोली, नहीं नहीं आ सकती हैं, क्यों नहीं आ सकती। फिर चंदा मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई और हाथ से मुझे पंखा झलने लगी। कहने लगी कि दीदी इतनी गर्मी में आप यहाँ क्यों चली आई? मुझे तो लगा आप भी मालकिन की तरह मुझे ही कसूरवार समझती होंगी। क्या आपको लगता है मैंने उस घर में नौकर के साथ? मैंने हैरानगी से उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फिर ये क्या है? वो हंस पड़ी और बोली, हाँ ये सच है, मैंने इससे पहले भी 2 बच्चों को जन्म दिया है। मैं तो चौंक ही पड़ी थी कि ये 16 साल की कुंवारी लड़की किन चक्करों में पड़ गई। चंदा कहने लगी कि आप एक बार मेरी माँ की इस हालत पर नज़र मारिए। क्या आपको नहीं लगता मैं बहुत मजबूर भी हो सकती हूँ? मैं फिर से हैरत ज़दा थी। उसकी आधी अधूरी सी बातें न जाने वो मुझे किस बात का इशारा देना चाह रही थी। मैंने कहा, मैंने सुना है कि तुमने घर के ही किसी नौकर के साथ ये गुनाह किया है। मेरी आंखों में हजारों सवालात थे। वो मेरी बात सुनकर बोली, हाँ हम गरीब और कर भी क्या सकते हैं, हमें तो आदत है जुल्म सहने की, मगर सच्चाई आप जैसे लोग सह नहीं सकते। मुझे तो लगा था आप मेरे दुख में शामिल होने आई हैं, मगर आपके दिल में भी वही सब कुछ है। आखिर आप भी तो उन्हीं अमीरों का खून है। मैंने उसे रोते हुए देखा तो कहा, चंदा बात ये नहीं है, मैं यहाँ इस इरादे से बिल्कुल भी नहीं आई हूँ कि तुम पर इल्ज़ाम लगाऊं। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती और ना ही तुमको कोई दुख पहुँचाने यहाँ पर आई हूँ। इसकी हकीकत मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। चंदा ने कहा कि आप जानना चाहती है ना, तो आप सब्र कीजिए, वक्त और हालात आपको सारी सच्चाई बता देंगे। अभी ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि हकीकत जानने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए।
आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुँचे, मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। आप तो जानती हैं हमारी दोस्ती मालिक और मालकिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो शुरू से ही आपको और मुझे दूर करना चाहते थे, मगर कुदरत ने हमारा साथ, हमारी दोस्ती इसी वजह से रखी होगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी आधी अधूरी बातें मुझे बहुत परेशानी में डाल रही थी। मैं जब चुपचाप खामोशी से जाने लगी थी कि अचानक मुझे पीछे से एक जोरदार आवाज़ आई। मैंने पलटकर देखा तो मैं चीख पड़ी। चंदा एकदम चक्कर खाकर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। वो दर्द से चिल्ला रही थी और फिर वो बेहोश हो गई। मैं भागकर उसके पास गई। चंदा, अपनी आंखें खोलो, मैं उसे पुकार रही थी, मगर उसे तो बिल्कुल भी होश नहीं था। वो बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। मेरा दिल बहुत ही घबराने लगा था। उसकी बूढ़ी और बीमार माँ सोई सोई थी। मैं चंदा को अस्पताल ले जाने लगी। मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि अगर ये बात माँ तक पहुँच गई कि मैं यहाँ आई थी तो वो मुझे जान से ही मार देंगी। तब अचानक मुझे महेश का ख्याल आया। वही मेरा दोस्त था जो इस वक्त मेरी मदद के लिए आ सकता था। मैंने उसे कॉल मिलाई और उसे अस्पताल का पता बताया जहाँ मैं चंदा को ले जा रही थी। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची, उधर से महेश भी आ गया। तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून आया था। अब मैं अकेली नहीं थी। महेश घबराते हुए पूछने लगा, क्या बात है यूं अचानक, वो भी यहाँ इस अस्पताल में? सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने उसे आधी बात बता दी थी कि मेरी एक दोस्त है, उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, इसीलिए उसे मुझे यहाँ लाना पड़ गया। तुम इस वक्त सब संभाल लो, बाकी मैं तुम्हें बाद में शुरू से आखिर तक पूरी कहानी बता दूंगी। हम दोनों ने ही एक एक डॉक्टर के आगे हाथ पैर जोड़े, मगर सभी ने इनकार कर दिया था क्योंकि चंदा की हालत बहुत ही नाजुक है और कोई भी डॉक्टर उसका केस लेने को तैयार नहीं था। महेश ने फौरन वहाँ पर मौजूद अपनी जान पहचान के डॉक्टर को देखा तो हमें कुछ तसल्ली हुई और उसने फौरन ही उस डॉक्टर से बात की। उसने बहुत मुश्किल से ये केस लिया था। हमें डॉक्टर ने यही बताया कि इसकी हालत बहुत नाजुक है, हमें फौरन ही उसका ऑपरेशन करना होगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं और महेश तो डरने लगे थे। मैंने डरते हुए कहा, आप कैसे भी करके इस वक्त ये ऑपरेशन कर दीजिए। इस लड़की का पति कहाँ है जो कि इन पेपर्स पर साइन करेगा? मैं तो फिर से चौंक पड़ी थी। अब इस बच्चे का बाप कहाँ से लाऊं? मगर उस वक्त महेश ने बिना सोचे समझे ही उन पेपर्स पर साइन कर दिए थे। हम दोनों के पास उस वक्त और कोई रास्ता भी तो नहीं था। हमें उस वक्त सिर्फ चंदा की जान बचानी थी। चंदा ने पहले भी ऑपरेशन से 2 बच्चों को जन्म दिया हुआ था और इस बार भी चंदा ने अपनी जान पर खेलकर 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मगर चंदा की हालत बहुत ही नाजुक थी। वो बेचारी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। इस दौरान मैंने महेश को सारी बात बता दी। सालों पहले उस लड़की की माँ हमारे घर में नौकरी करती थी और फिर वो बीमार रहने लगी। तभी वो अपनी बेटी चंदा को काम के लिए हमारे घर पर ले आई थी। माँ और पिताजी भी उस पर तरस खाकर उसे पैसे दे दिया करते थे। दिन यूं ही गुजरते चले गए। मेरी और चंदा की अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों साथ ही मिलकर हंसी खुशी रहते थे और मैं कभी कभी रात को उसे अपने घर भी रोक लिया करती थी। मुझे बेहद अच्छी लगती थी। और फिर वो 16 साल की हुई और मैं 19 साल की हो गई थी। अब मैं अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। चंदा से मेरी मुलाकात बहुत कम होती थी। अचानक उन्हीं दिनों मेरी माँ का रवैया चंदा से बदल गया था। अब वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ना ही उसकी मौजूदगी घर में बर्दाश्त करती थी। मगर अपनी माँ की बीमारी के बाद चंदा उनकी जगह हमारे घर में ही काम करती थी क्योंकि पिताजी ने उसे इजाज़त दे दी थी। माँ खामोश थी, मगर वो मुझे भी बार बार चंदा से दूरी बनाकर रखने को कहती थी। और फिर चंदा ने कुछ ऐसे हादसात किए कि सब कुछ बदल गया। वो बिना पति के ही गर्भवती हो गई थी। माँ ने उसे बदकिरदार कहा और उसे घर से निकालने लगी थी। मगर फिर चंदा के माफ़ी मांगने पर माँ ने उसे दोबारा काम पर रख लिया था। माँ को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। माँ का रवैया अब चंदा के साथ बहुत बुरा हो गया था। मगर फिर से 1 साल के बाद जब चंदा को धक्के मारकर माँ ने घर से निकाला था तो मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी। मगर हैरत की बात थी कि माँ ने पहले की तरह इस बार भी मुझे इस मामले से बिल्कुल अनजान रखा। पिताजी उन दिनों शहर से बाहर गए हुए थे, वरना वो होते तो कभी भी चंदा पर ये जुल्म नहीं होने देते। इतनी ही देर में डॉक्टर आ चुकी थी।
कहने लगी कि चंदा को होश आ गया है, वो सबसे पहले किसी मीना से मिलना चाहती है। मैं चंदा से मिलने अंदर चली गई थी। अंदर जाते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो लड़की चंदा, जिसकी सांस बुरी तरह से फूल रही थी और उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी, उसे देखकर मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो शायद अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, वो बस कुछ ही देर की मेहमान थी। मुझे तो डर लगने लगा था कि अब ना जाने क्या होने को है। वो मुझसे बस इतना ही कह पाई थी कि मेरे बच्चों की हिफाजत करना। वो शख्स कौन था जिसने चंदा के साथ ज्यादती की थी और इतनी कम उम्र में उसे इस हालत तक पहुंचाया? इन सब का जिम्मेदार कौन था? उन आखिरी लम्हात में मेरे और चंदा के बीच जो कुछ बातचीत हुई, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अब मुझे सब समझ आ रहा था। बचपन से ही चंदा के साथ मेरे घर में जो कुछ होता आया, उसके पीछे क्या वजह थी। मैं चंदा को तसल्ली देने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू ही आंसू थे। मैंने कहा, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये बताओ, वो तुम्हारे पहले वाले 2 जुड़वा बच्चे कहाँ हैं? जल्दी बताओ। चंदा ने मुझे उस वक्त जो कुछ भी बताया, मैं तो ये सब कुछ सुनकर सदमे में आ गई थी। मेरी आंखों में आंसू हैं और मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं। फिर कुछ ही देर में चंदा की आंखें बंद होने लगी थी। वो पूरी तरह सांस ले रही थी और देखते ही देखते वो हमेशा के लिए हम सबको छोड़ गई थी। मैं चीखती चिल्लाती ही रह गई। वहाँ सभी डॉक्टर भागे चले आए थे और चंदा का मुंह एक सफेद कपड़े से बांध दिया गया था। मैंने और महेश ने जैसे तैसे करके चंदा के क्रियाक्रम का बंदोबस्त कराया और जब उसकी माँ को चंदा की मौत का पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। ये खबर सुनते ही वो बेचारी भी इस दुनिया से चली गई। महेश और मैंने उन माँ बेटी का क्रियाक्रम किया। चंदा की वो बातें मुझ पर कयामत ढा रही थी। मैंने महेश को सारी बात डिटेल से बता दी थी। अब वही एक ऐसा इंसान था जो मेरी मदद कर सकता था। मैंने और महेश ने मिलकर बहुत बड़ा प्लान बनाया और मीडिया में ये खबर आम कर दी कि हमारे शहर में एक 16 साल की नौकरानी के साथ होने वाले जुर्म के खिलाफ आवाज हम सबको उठानी ही पड़ेगी, ताकि कभी भी किसी कम उम्र गरीब औरत के साथ ये जुल्म न हो सके जो सालों से होते आ रहे हैं। हम इस नौकरानी के गुनाहगार को जल्द ही सख्त से सख्त सजा दिलवाकर ही रहेंगे और उसकी दास्तान हम सरेआम करके दिखा देंगे। और फिर देखते ही देखते सब कुछ मीडिया पर तेजी से फैल गया था। मैं जैसे ही घर पहुंची तो सबसे पहले मुझे खबर मिली कि पिताजी घर लौट आए हैं, मगर दूसरी तरफ मुझे खुशी की जगह अपनी दोस्त के जाने का गम लगा हुआ था। मैंने सबसे पहले पिताजी के कमरे में जाकर उनसे मिलने की कोशिश की। मैंने आज फिर माँ और पिताजी को झगड़ते हुए देखा था। जब माँ ने मीडिया का नाम लिया तो पिताजी ने उन पर बहुत ही गुस्सा किया। आखिर वो दोनों किस बात को लेकर इतनी बहस कर रहे थे? मुझे देखते ही माँ और पिताजी खामोश हो गए थे और मुझे पिताजी ने अपने गले से लगाया और खूब प्यार किया। मैंने दूसरे ही दिन महेश को फ़ोन किया और सबसे पहले मैं अपनी बुआ के घर चली गई थी। वहाँ जाते ही मैंने अपनी बुआ की बहू से मिलने की कोशिश की तो सभी हैरान हो गए कि ये आज अचानक से क्यों मिलने आ गई है। जब मैंने कहा कि मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है, तब बुआ ने मुझे उनसे मिलने की इजाज़त दे दी थी और मैंने महेश के साथ जैसे ही उससे मुलाकात की और चंदा के दोनों जुड़वा बच्चों के बारे में सारी मालूमात ली, जो कि अब उसके पास रह रहे थे क्योंकि वो बांझ थी और उसने उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ले ली थी। महेश ने उसकी सारी ही रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में सेव कर ली थी और हम दोनों ने उनकी इजाज़त लेकर उन बच्चों के खून के सैंपल लेकर वहाँ से चल पड़े थे। उसके बाद हम जैसे ही अस्पताल पहुँचे तो वहाँ हमने पहले ही चंदा के पैदा होने वाले बच्चों के खून के सैंपल अस्पताल वालों की इजाज़त से ले लिए थे और उन सब के टेस्ट करवाए। अब इंतज़ार था तो सिर्फ उनकी रिपोर्ट मिलने का। और दूसरी तरफ मीडिया ने सभी चैनल्स पर चंदा और उसकी माँ के साथ हुए जुल्म की धूम मचा रखी थी और ये सब देखकर घर में माँ ने उधम मचा रखा था। माँ और पिताजी ने गुस्से में घर के तमाम ही नौकरों को नौकरी से निकाल दिया था। और फिर एक दिन हमारी मुलाकात हमारे इलाके के पंडित से हुई। उनसे पूछगछ के बाद जो हकीकत हमारे सामने आई, अब सारा सच खुलकर हमारे सामने आ गया था। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स भी आने वाली थीं, जिनसे साबित होने जा रहा था कि वो चारों बच्चे आपस में भाई बहन हैं।
पहले भी चंदा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और अब भी उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, मगर जब हकीकत मीडिया के सामने लाते हुए मैंने खुद अपना बयान दिया और सच्चाई खुद रोते हुए बताई कि मैं इस नौकरानी चंदा की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो मेरे साथ बचपन से ही रह रही थी, मगर उसकी माँ की बीमारी की वजह से वो बहुत ही परेशान रहती थी और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत रहती थी। जब उस बात का फ़ायदा उठाकर सबसे पहले चंदा की खूबसूरती के पीछे पागल हुए, उस आदमी ने चंदा से ज़्यादती की और फिर अपना गुनाह छुपाने के लिए ज़बरदस्ती चंदा से शादी कर ली। और जब उसने एक साथ 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो बदनामी के डर से उसने सारा इल्ज़ाम उस लड़की और अपने ही घर के किसी नौकर के सर पर कर दिया ताकि मामला रफा दफा हो जाए, और उन बच्चों को अस्पताल से गायब करवाकर अपने ही किसी रिश्तेदार को दे दिए थे। और जब फिर से वो लड़की गर्भवती हुई, उस दौरान वो आदमी शहर से बाहर गया हुआ था और उन सब से बिल्कुल अनजान था। और जब वो वापस आया तो सारा मामला उसकी समझ से बाहर आ चुका था, क्योंकि मीडिया पर खबर फैल चुकी थी और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा ही अपना सगा बाप था, जो पहले उस बच्ची के साथ गुनाह करता रहा और फिर उन्होंने गुनाह को छुपाने के लिए उससे शादी की। और जब लड़की ने हिम्मत करके उस अमीरजादे के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसने अपने ही घर के एक नौकर के साथ उस लड़की को बदनाम कर दिया और बीवी के हाथ धक्के दिलवाकर उस लड़की को घर से निकलवा दिया। मेरे पिताजी तो गुनाहगार थे ही, लेकिन उसके साथ साथ मेरी माँ भी बराबर की इस गुनाह में शामिल थी। वो यह हकीकत बहुत पहले से ही जान गई थी, मगर उसने अपने पति के गुनाह पर पर्दा डालने के लिए उस बेचारी पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए थे। मेरे बयान ने मीडिया को हिलाकर रख दिया था कि सगी बेटी ने खुद अपने बाप के खिलाफ बयान देकर सच्चाई से पर्दा हटा दिया और उस नौकरानी चंदा के साथ हुए जुल्म के खिलाफ गवाही दी, जो अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। उसके बाद पुलिस ने फौरन ही मेरे पिता को गिरफ्तार कर लिया था। मेरी माँ मेरे सामने शर्मिंदगी की वजह से मुझसे आंखें नहीं मिला सकी थी और आज मुझे उस शख्स को बाप कहते हुए भी शर्म आती है, जो घर में सबके सामने तो चंदा को बेटियों की तरह बुलाता और प्यार करता था और रात के अंधेरे में भेड़िए के रूप में आ जाता था। मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैं महेश के साथ शादी करके हमेशा के लिए उसके साथ चली गई थी। चंदा के साथ हुए जुल्म ने उस बेचारी की तो जिंदगी खराब ही कर दी थी। वो तो मर चुकी थी, लेकिन मेरे माता पिता जिन्होंने अपनी जिंदगी को भी तबाह कर लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम फरहा है। आज फिर मैं चुपके से अपने मालिक और मालकिन को देख रही थी। मालकिन के पति मालकिन के लिए गजरे लेकर आए थे और वो बहुत प्यार से मालकिन को पहना रहे थे। बहुत सारे तोहफे और मालकिन के पसंद का खाना भी लेकर आए थे। मैं हसरत से छुपकर उन दोनों को देख रही थी। मैं सोच रही थी, मालिक जैसे किसी इंसान से शादी हो जाए, लेकिन ख्वाहिश कहाँ पूरी होती है। उसी वक्त मुझे मालकिन ने देख लिया। मैं एकदम डरकर पीछे हो गई कि कहीं मालकिन मुझे डांटे नहीं इस तरह छुपकर उन्हें देखने पर। और फिर मैं वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद तो मुझसे बहुत दूर थी। पूरी रात में यही सोचती रही कि मालकिन कितनी खुशकिस्मत है, या फिर शायद सारे अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। उनके पास पैसे होते हैं और वो अपने आप से प्यार करने वालों पर खर्च करते हैं, और एक हम हैं जो रात दिन मेहनत करके कमाना पड़ता है और फिर ज़रूरतें तो पूरी हो जाती हैं लेकिन ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी उनमें बिल्कुल भी गुरूर नहीं था। उनका व्यवहार बहुत मीठा और अच्छा था। वो अपना व्यवहार हर किसी के साथ अच्छा ही रखती थी। लेकिन हकीकत ये थी कि वक्त गुजरने के साथ मुझे मालकिन के शौहर से प्यार हो गया, जबकि मैं बहुत छोटी थी और वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे। लेकिन मैं कभी भी इस बात का इजहार नहीं कर सकी और ना ही बता सकूंगी। ये सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। रोज की तरह मेरी आंख 5 बजे खुल गई। नमाज पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे भूख लग रही है और मैं फिर कमरे से बाहर निकलकर किचन में चली गई
और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी तो एकदम मुझे याद आया कि मालकिन के पति बाहर से रात खाना लेकर आए थे। जाहिर सी बात है वो पड़ा होगा, मैं खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा इंतजार किया और फिर सफाई करना शुरू कर दिया। सफाई करने के बाद मालकिन और उनके शौहर के लिए नाश्ता बनाने लगी। यही मेरा रोज का रूटीन था और जब मालिक काम पर चले जाते तब मैं कमरे से निकलकर बर्तन धोती और फिर मालकिन का कमरा साफ करती। आज जब मैं मालिक के जाने के बाद मालकिन का कमरा साफ करने गई तो मालकिन मुझसे मुस्कुराकर बोलने लगी कि रात को मैंने तुम्हें देखा था, तुम हमें छुप छुप कर देख रही थी। मेरी तो सांस बंद होने लगी। पता नहीं मालकिन क्या सोच रही होंगी। मैं ही पागल थी जो इस तरह भूखों की तरह उन्हें देखने लग जाती थी। मैं कुछ बोलने ही वाली थी, इतने में मालकिन दोबारा पूछने लगी कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। फिर मैंने उन्हें जवाब दिया, नहीं मालकिन, मैं तो बस वैसे ही। फिर मालकिन बीच में मेरी बात काटकर कहने लगी, अच्छा छोड़ो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शौहर से शादी कर लो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें उठने बैठने की तमीज सिखाऊंगी, अच्छे से बोलना सिखाऊंगी। मालकिन की ये बात सुनकर पहले तो मैं बहुत परेशान हुई। मैंने इनकार कर दिया कि मालिक नहीं मानेंगे। मालकिन कहने लगी कि ये तो मेरा काम है, मैं उनको मना लूंगी। तुम अपना बताओ, तुम करोगी मेरे शौहर से शादी? फिर मैं सोचने लगी कि जब मैं मालिक से प्यार करती हूँ तो मना करने का क्या मतलब निकलता है। इसीलिए मैं एकदम से मान गई। मेरी तो खुशियाँ आसमानों पर पहुँच गई थी। अभी रात ही तो मुझे इस चीज़ की ख्वाहिश थी और सुबह उस इंसान को मेरी तकदीर में लिख दिया गया था। मैं बहुत खुश थी कि मेरी किस्मत बदलने वाली है, जिंदगी बदलने वाली थी। मेरा स्टेटस, मेरा सब कुछ बदलने वाला था। लोग मेरी भी वैसी ही इज्जत करते, लेकिन इस सब के लिए पहले मुझे खुद पर मेहनत करनी थी। इसीलिए मैं रोज मालकिन के पास जाती और वो मुझे अच्छे और तमीज से बात करना सिखाती। फिर वो मुझे डेली अच्छे और नए कपड़े लाकर देती, उनको पहनने और ओढ़ने का तरीका सिखाती, फैशन सिखाने लगी। और तो और काम वाली भी उन्होंने नई रख ली। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मालकिन आखिर ये सब क्यों कर रही हैं। लेकिन छोड़ो, मुझे उनसे क्या, और ना ही मैं उनसे ये सब कुछ पूछ सकती थी, क्योंकि जो मेहरबानी वो मुझ पर कर रही हैं मेरे लिए यही काफ़ी था। ऐसे ही रोज़ मालकिन मुझ पर इतनी ही मेहनत करती। वो मुझे जो भी जैसे जैसे सिखाती, जल्दी तो नहीं लेकिन मैं सीख लेती। यूं ही समय बीता जा रहा था और मालकिन ने अपने शौहर को भी शादी के लिए मना लिया था। पहले तो मालिक इनकार करते रहे कि नहीं, मेरे लिए तो तुम ही काफी हो, क्यों मैं दूसरी शादी करूं। लेकिन मालकिन कहने लगी कि उसका कोई नहीं है इस दुनिया में और उसका भी पूरा हक है खुलकर जिंदगी गुजारने का। और भी पता नहीं क्या क्या कहकर उन्होंने उनको शादी के लिए मना लिया। और फिर कुछ दिनों बाद मालकिन ने हमारी शादी करवा दी। अब वो मेरा बहुत ख्याल रखती, मेरी खिदमत करती। मेरी हैसियत, मेरा मकान, सब कुछ बदल गया था। इसी खुशी में मैं महसूस ही नहीं कर सकी कि घर में कुछ गलत चल रहा है। लेकिन कभी कभार मुझे शक होता कि मालिक और मालकिन की बहस हो रही होती। लेकिन मैं जैसे ही उस कमरे की तरफ जाती, वहाँ पर खामोशी छा जाती और फिर मैं खामोशी से वापस आ जाती। एक दिन जब मैं उनके कमरे में गई तो वो फोन पर बातें करते हुए कमरे के चक्कर लगा रही थी और साथ में कह रही थी कि आप टेंशन न ले, आपका माल पहुँच जाएगा। और फिर जैसे ही वो मेरी तरफ पलटी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और फिर वो कहने लगी कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी कि दोस्त को पैसों की ज़रूरत है, तो उससे ही कह रही थी कि पैसे पहुँच जाएंगे। वैसे मुझे उनकी बात पर यकीन तो नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं खामोशी से अपने कमरे में वापस आ गई। मुझे लगा वो शायद शौहर को धोखा दे रही हैं, लेकिन उन दोनों में तो बहुत प्यार है। हो सकता है कि मेरा ही वहम हो। मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत ही नहीं। ऐसे ही हमारे दिन गुजरे जा रहे थे। एक दिन मालकिन ने अपनी पार्लर वाली को बुला लिया और कहने लगी कि तुम्हें तैयार करवाऊंगी तो तुम्हारे और ज़्यादा लुक्स निकल कर आएंगे और तुम फ्रेश भी लगोगी। मैं तो खुश हो गई, क्योंकि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में पार्लर कभी नहीं देखा था और कभी मैं ऐसे तैयार भी नहीं होती थी। और मैं फिर पार्लर वाली के सामने जाकर बैठ गई। मुझे देखते ही वो एकदम खड़ी हो गई और मालकिन से कहने लगी कि ये तो पहले ही बहुत खूबसूरत है और मैं इसको क्या सजाऊंगी भला, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि ये बहुत मासूम सी है, आप इस पर ये जुल्म ना करें। उसकी बात सुनकर मैं डर गई कि कैसा जुल्म भला, और मालकिन के पास जाकर पूछने लगी कि ये क्या कह रही है, कौन सा जुल्म करवाने लगी हैं आप मुझ पर।
तो मालकिन मुझसे कहने लगी कि इसको तो फालतू बोलने की आदत है, तुम टेंशन न लो, एकदम सुंदर लगोगी तैयार होकर, इसीलिए कह रही है कि तुम्हें तैयार करवाकर तुम्हारे शौहर पर जुल्म न करे और तुम अपनी जुबान बंद करके काम करो। मालकिन की बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली नहीं हुई, लेकिन मैं चुप हो गई और फिर एंड में वो पार्लर वाली को सही करके कमरे से चली गई। मालकिन के बाहर जाते ही मैं एकदम उस पार्लर वाली के पास गई और उससे पूछने लगी कि तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। और फिर उसने ऐसी बात बताई कि मैं तो हैरत में रह गई और मैं डर की वजह से भागने लगी। लेकिन मालकिन ने, मेरा ताल्लुक गरीब घराने से था, शुरू से ही हमने गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारी थी। अम्मी और अब्बू रंग में थोड़े सांवले थे, जबकि मेरा रंग बहुत खिला खिला था। देखने वाला कभी सोच ही नहीं सकता कि मैं ऐसे घराने से हूँ, और मेरी सूरत शक्ल भी अम्मी अब्बू से बहुत अलग थी। मोहल्ले वाले तो कहते थे कि तुम उनकी बेटी लगती ही नहीं हो, ऐसा लगता है कि कहीं से चुरा कर लाए हैं, और मैं अपनी तारीफ सुनकर हंस पड़ती थी। मेरे अम्मी और अब्बू दोनों बीमार थे, लेकिन फिर भी मेरे अब्बू ने मुझे 12th करवाया था। मेरे अब्बू फलों का ठेला लगाते थे और मेरी अम्मी लोगों के घरों में काम किया करती थी। जब मैं दोनों को इस तरह मेहनत करते हुए देखती थी, तब मुझे एहसास होता था कि मेरे अम्मी पापा मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं। मुझे भी उनकी मेहनत का सिला देना था, इसीलिए मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ती थी। लोग तो मुझे बहुत बातें भी सुनाते थे कि इस गर्मी में तुम्हारे बाप तुम्हारे लिए कमाकर ला रहे हैं, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम दोनों माँ बेटी बैठी ही रह जाओगी। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत डर लगता, और जैसे ही मेरे 12th के एग्ज़ाम होने लगे, उससे 2 महीने पहले मेरे पापा का इंतकाल हो गया। लोगों का कहा सच हो गया था। मुझे इस सब में कहीं न कहीं अपनी ही गलती नजर आ रही थी कि काश मेरे पापा मेरी पढ़ाई का बोझ न लेते तो आज ये सब न हुआ होता। अब्बू के इंतकाल ने मुझे और मेरी माँ को तोड़ कर रख दिया था, लेकिन फिर भी मैं 12th का एग्ज़ाम देने जाती कि अब्बू का ख्वाब पूरा कर सकूं। अम्मी की तबीयत खराब रहने लगी थी, इसलिए अम्मी की नौकरी भी छूट गई थी। घर में फाके होने लगे थे, इसीलिए 12th के बाद आगे की पढ़ाई का फैसला छोड़कर मैंने भी अम्मी का काम अपनाया और लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। सारा दिन मैं लोगों के घर में काम करती रहती। जब अम्मी की तबीयत ठीक हुई तो उसके बाद भी मैंने अम्मी को काम करने नहीं दिया, बल्कि खुद यही काम करती रही। ऐसे ही हमारी जिंदगी गुजर रही थी। इज्जत से 2 वक्त की रोटी खाई जाती, यही काफी था हमारे लिए। एक दिन यूं ही मैं और मेरी सहेली बैठे हुए थे तो वो कहने लगी कि मैं एक औरत को जानती हूँ जो बहुत ज्यादा अमीर है और उसका घर भी बहुत बड़ा है। उसे काम करवाने के लिए एक नौकरानी की जरूरत है, तू जाकर ट्राई कर, मुझे लगता है कि तुझे ये काम मिल जाएगा और अच्छी सैलरी भी होगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और औरत का एड्रेस लेकर उसके घर आ गई। मैंने अम्मी को बताया था तो वो कहने लगी कि कर ले जहाँ पर तुझे आसानी लगे। मैं दूसरे दिन उस औरत के पास गई और उसे अपनी सारी कहानी बताई और मैं उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे काम पर रख लो, और उनको मुझ पर रहम आ गया और उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। सुबह 9 बजे से काम पर जाती और शाम के 6 बजे काम से वापस आ जाती थी। टोटल 4 बंगलों में मैं उस वक्त काम किया करती थी। बारी बारी सबके घर जाती और काम के दौरान उनकी कीमती चीजें भी वहां से उठाकर लाती। मेरी अम्मी मुझे बहुत डांटती कि ये तू क्या काम करती है, सारी जिंदगी मैंने इज्जत से तुझे खिलाया है और अब तू इस तरह की चोरियां करने लगी, खुद के साथ मेरी इज्जत भी दांव पर लगाएगी। और मैं बस यही कहकर टाल देती कि अम्मी तुम क्या जानो अमीरों के चस्के। अम्मी बस अफसोस में सर हिलाती रहती और मेरा यही रूटीन बन गया था और धीरे धीरे मेरी अम्मी की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन वो भी मुझे इस जालिम समाज में अकेला छोड़कर चली गईं। अम्मी के जाने के बाद मेरे लिए हालात का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो गया था। घर आती तो सन्नाटा होता और फिर मेरा घर आने का दिल ही नहीं करता। इसीलिए मैं जिस जिस बंगले में काम करती थी उनकी मालकिन से कहने लगी और दरख्वास्त करने लगी कि मुझे यहाँ पर रहने की इजाजत दे दें। मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं रहा। मुझे उम्मीद थी कि उनमें से कोई एक तो मान ही जाता, और वही हुआ। जिस औरत का मुझे मेरी दोस्त ने बताया था वो औरत मान गई मुझे अपने घर में रखने पर। अब मैं उन्हीं के घर में रहा करती थी और उनके सारे काम किया करती थी। खाना बनाती, नाश्ता, सफाई
सफाई, बर्तन धोना और रोटियां बनाकर देना, सब के सब काम मेरे हवाले थे। मेरी मालकिन बहुत अच्छी थी, वो मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया करती थी। उनकी जितनी भी अच्छाई करूं उतनी ही कम है। मेरी मालकिन और उनके शौहर में बहुत ज़्यादा प्यार था। रोज़ घूमने जाते, डिनर करते, मालिक रोज़ नए तोहफे उन्हें लाकर देते। वो बहुत खुश होती और उन्हें खुश देखकर मैं भी खुश हो जाती थी। शुरू शुरू में तो ये सब चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे मुझ में जलन पैदा होने लगी कि मालकिन का पति उनसे कितना प्यार करता है, रोज़ नई नई महंगी महंगी चीज़ें लाकर देता है और उनको देखकर मेरा दिल भी चाहता कि मेरे पास भी ये सब चीज़ें हों। और मैं सफाई के दौरान वहाँ से भी कीमती चीज़ें चुरा लेती और अपने कमरे में जाकर एक बैग में रख देती थी, ताकि मुझे कभी यहाँ से जाना पड़ जाए तो मेरे पास थोड़ा बहुत तो माल हो। मेरा मानना था कि उनके घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, उनमें से कोई एक दो ले भी लूँ तो उन्हें क्या पता चलेगा और कौन सी उनकी शान में कोई कमी आ जाएगी। इसी तरह मैं इधर जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन मेरी नज़र मालकिन की सबसे कीमती चीज़ मतलब कि उनके शौहर पर मेरा दिल आ गया। मुझे किसी भी तरह उन्हें हासिल करना था, लेकिन मुझ में ये सब मालकिन या मालिक से कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए चुप रहती। एक दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मेरी मालकिन ने मेरी शादी अपने शौहर से करवा दी। अब वो मेरी बहुत खिदमत करती, मेरा बहुत ख्याल रखती, मुझे कहती कि तुम मेरी बहनों की तरह हो और मैं उनकी बात मान लेती। मेरी भी हैसियत बदल गई, मेरा भी नसीब बदल गया था। मुझे बहुत खुशी थी, इतनी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इतनी खुशी कि मैं ये महसूस नहीं कर सकी कि घर में क्या चल रहा है, मेरे साथ कुछ गलत होगा। फिर एक दिन जब मालकिन की पार्लर वाली आई तो मुझे देखते ही कहने लगी कि इन पर ये जुल्म मत करना। उसकी बात सुनकर मैं डर गई और मालकिन के जाते ही मैं उससे छुपकर पूछने लगी कि कैसा जुल्म। लेकिन जो उसने मुझे बताया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि ये लोग तुम्हें तैयार करवाकर यहाँ से आगे बेच देंगे कोठे पर, ये इनका काम है। उसकी बात सुनते ही मेरी टांगें कांपने लगीं और मैं वहाँ से भागने ही लगी थी कि मालकिन ने मुझे पकड़ लिया। मुझ पर जुल्म करने लगी और कहने लगी कि इतनी मेहनत से यहाँ तक लेकर आई हूँ तुझे, तेरा स्टेटस, तेरा सब कुछ बदला ताकि तू आगे जाकर मेरा काम कर सके, लेकिन तू तो यहाँ से ही फरार होने लगी। ऐसे तो नहीं जाने दूंगी तुझे। और तू पार्लर वाली, मालकिन बेरुखी से कहने लगी कि तुझ में इतनी हिम्मत, तू यहाँ मेरे खिलाफ काम करेगी, तुझे बहुत हमदर्दी जाग रही है। और फिर अपने शौहर को बुलाकर कहती कि तेरी चिड़िया के पर लग गए हैं कि इसके परों को अब कट ही जाना चाहिए, हमारे लिए यही बेहतर है। और वो हंसने लगा। मैं बहुत बेयकीनी से उन्हें देख रही थी और वो मुझे देखने लगे कि तुझे क्या लगा, हम दोनों मियाँ बीवी हैं? अरे पागल, हम तो तुझ जैसी हसीनाओं को यहाँ लाकर ऐसे ही फंसाते हैं और फिर उन्हें कोठे पर बेच देते हैं ताकि तुम लोगों की जिंदगी बन जाए और हमारा भी काम हो जाए। उनकी बातें सुनकर लगातार आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं खुद ही यकीन नहीं कर पा रही थी कि किस तरह चालाकी से इन दोनों ने मुझ पर घेरा डाला और मुझे फंसाया था अपने जाल में। मैं इतनी हैरान थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं अपनी जबान से एक अल्फाज भी नहीं निकाल पाई। मैंने बस इतना ही कहा कि और वो निकाह। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगे और कहने लगे कि वो भी झूठा ही था। यहाँ पर हर महीने नई लड़की आती है तो क्या उन सब से निकाह करने बैठ जाऊं? हम दोनों तो पार्टनरशिप से यहाँ पर काम कर रहे हैं और लोगों को फंसाते हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। मुझे बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी खुद से, अपनी बेवकूफ़ी पर। अमीर होने के लालच में मैं कहाँ पर आकर फंस गई थी और मैं रोती रही। और फिर वो पार्लर वाली भी मेरी वजह से उनका निशाना बन गई। फिर मालकिन हम दोनों को घसीट कर गाड़ी में ले गई और मैं उनसे कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो दोनों बहरे बने हुए थे और वो पार्लर वाली तो ऐसा लग रहा था किसी बड़े सदमे में जा पहुंची हो। और फिर वो गाड़ी अपनी मंजिल पर जा पहुंची। एक खूबसूरत सा बंगला था जहाँ पर बहुत सारी रंग बिरंगी लाइटें थी। बाहर से देखने में जितना प्यारा था, अंदर उतने ही भयानक काम होते थे वहाँ पर। मेरी टांगे डर की वजह से कांप रही थी। तभी कुछ लोग आए और हमें अंदर ले गए और फिर हमें अंदर ले जाते ही बोला गया कि आज रात महफिल सजाई जाए, आज तुम लोगों में 2 लोग और बढ़ गए हैं। वो हंसने लगी और हमें कमरे में ले गईं। मैं नहीं जा रही थी,
मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है और क्या नहीं, लेकिन लगातार गाने बजने की आवाज आ रही थी। पार्लर वाली मेरे साथ ही बैठी थी। मैं उसे हिलाने लगी कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें भी यहाँ पर आना पड़ा। अब हम दोनों क्या करेंगे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो खामोश बैठी थी और खाली खाली आंखों से कभी मुझे देखती तो कभी कमरे को देखती और फिर कहने लगी कि आज से 3 साल पहले मैंने अपनी दोस्त को यहाँ पर भेजा था पैसों के लालच में। वो यतीम थी और वो बहुत रो रही थी। कह रही थी कि मेरे घर मेरी माँ इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो। लेकिन मैं कठोर बनी रही और उसे कुछ पैसों के खातिर मैंने उसे बेच दिया। और फिर जब उसकी अम्मी को पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो इंतकाल कर गई। ये सब मेरी दोस्त की बद्दुआ की वजह से ही हुआ है। रब उसके साथ बुरा करने का बदला ले रहा है। पार्लर वाली की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हुए थे कि क्या दोस्त ऐसी भी हो सकती है। लेकिन मेरी दोस्त ने भी कुछ ऐसा ही किया था, ये जानते हुए कि वो औरत गलत काम करती है। फिर भी उसने इधर मुझे काम करने के लिए भेजा। मेरी आंखों के आंसू कभी नहीं रुकते। मैं इसी दलदल में फंस चुकी थी कि जिससे मैं कभी यहाँ से नहीं निकल सकती। और मेरे साथ में वो पार्लर वाली भी लगातार रो रही थी। जब अगले दिन हमें वहाँ से निकाला और जब कुछ कोठे वाले मेरे पास आए तो वो डरने लगी। अब मैं अपने रब से बस इतना ही कह रही थी कि मुझे बचा ले, मुझे यहाँ से निकाल दे। लेकिन वहाँ पर बातें होने लगी कि बड़े साहब हमें जान से मार देंगे। उनकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी और मैं सवाली नजरों से सबको देख रही थी। फिर वो मुझसे कहने लगे कि तुम वही हो ना, बड़े साहब की बेटी। मैं कहने लगी कि मैं नहीं जानती किसी बड़े साहब को। तो वो कहने लगे तुम उन्हीं की बेटी हो, हम पहचान गए हैं तुम्हें, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें उन तक पहुंचा देंगे। ये बात सुनकर मेरी रूह कांपने लगी थी कि अब न जाने मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जा रही है। और मैं इनकार करने लगी कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। मेरे पापा तो कब के मर गए, लेकिन किसी ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया और सब वहाँ से चले गए। सारा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजरा। लोग मुझे अजीब प्रोटोकॉल देने लगे, मेरे आगे पीछे घूमने लगे। मैं बस इतना ही सोचती, क्या मेरी जिंदगी बस ऐसे ही चलती रहेगी। अम्मी अब्बू के जाने के बाद मुझे ये सब बर्दाश्त करना था तो काश वो लोग इस दुनिया से ही नहीं जाते। मुझे अपनी जंग अकेले ही लड़नी है। उन सबों के बिहेवियर से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। पूरी रात में रोती रही ये सोचकर कि कल सुबह मुझे नए घर भेज दिया जाएगा। वहाँ के लोग पता नहीं कैसे होंगे और मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। कहीं लोग मुझे आगे तो नहीं बेच रहे। बुरे से बुरे ख्याल मेरे जहन में आते रहे और अगले दिन सुबह को लोग मुझे किसी बड़े साहब के घर छोड़ आए। मैं उनको कह भी रही थी कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन उन्हें अपनी जान बहुत प्यारी थी, इसीलिए वो किसी की बेटी किसी के घर छोड़कर आ गए थे। जब मैं वहाँ उसके घर गई तो वहाँ बाहर नाम लिखा था मुबीन। इतना तो मैं समझ गई थी कि इस नाम का कोई बंदा है ये, लेकिन मैं उनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ। अंदर गई तो एक आदमी खड़ा था जो बहुत ज्यादा बुढ़ा तो नहीं था, लेकिन ज्यादा जवान भी नहीं था। कहीं कहीं झुर्रियाँ थीं उसके चेहरे पर। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो ज्यादा उम्र का आदमी नहीं था, बल्कि उन्हें बेटी के गम ने ऐसा कर दिया था। तो उस आदमी ने मुझे अपने गले से लगा लिया और फिर कहने लगा कि बेटी तुम कहाँ थी, मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही, लेकिन वो कहने लगे कि मुझे पता है तुम नाराज हो अपने अब्बा से। उनकी ये बात सुनकर मैं चुप रही और मेरी आंखों से आंसू आ गए। इतने टाइम बाद किसी ने मुझे बेटी कहा, इतना प्यार जताया मुझ पर। मैं उनके एकदम गले लग गई और रोने लगी और वो मुझे ये कहकर चुप करवाते रहे, अपने अब्बा पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। गुजरते वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि ये एक अच्छा इंसान है जो अपनी बेटी समझकर मुझे बहुत प्यार दे रहा है। लेकिन मेरे दिल में एक डर सा था कि मैं अगर यहाँ से भाग कर गई तो लोग मुझे तरह तरह की बातें सुनाएंगे, बद किरदार कहेंगे। इसीलिए मैं उनके साथ उनकी बेटी बनकर वहीं रही। एक दिन मैंने फ्रेम देखा जिसमें ये अंकल थे और उनके साथ उनकी बेटी जो कि बिल्कुल मेरे जैसी थी। मुझे बहुत हैरत हुई कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि 2 लड़कियां एक जैसी शक्ल और सूरत की हों। मुझे लगा कि ये लोग मुझे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी रात मुझे बाहर से शोर की आवाज आने लगी। जब मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि उस घर की असली बेटी वापस आ गई है। बहुत देर तक तो मैं अपने पैरों पर खड़ी रह गई। ये वाकई में सच ही था।
उनकी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी थी और वापस आ गई थी। मेरे दिल में ये डर आने लगा कि कहीं ये लोग मुझे पुलिस के हवाले न कर दें, ये समझकर कि मैं यहाँ पर कुछ गलत काम करने के लिए आई हूँ, या कोई इल्जाम लगाकर, या कोई चोर समझकर। मैं तो दुपट्टा ओढ़कर घर के पिछले रास्ते से बाहर निकल गई और भागकर उसी कोठे पर आ गई। मुझे देखकर वो लोग कहने लगे कि तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम्हारा बाप हमें जान से मार देगा, चली जाओ यहाँ से। और फिर मैंने उन्हें बताया कि वो जिस आदमी को मुझे उनकी बेटी बनाकर छोड़कर आए थे, उनकी असली बेटी वापस आ गई है। अब आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि मैं सच में उसकी बेटी नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर सब चुप हो गए और मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिल भी बहुत उदास था। दोबारा बाप जैसी नेमत के छिन जाने पर मैं अंदर अकेली बैठी रोती रही। बाकी लोग दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन मैं बहरी बनी बैठी रही उस आदमी का अपनी बेटी के लिए प्यार देखकर। लेकिन कुछ घंटों बाद मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया और फिर मैं बाहर आई। लड़कियां मुझे देखकर बस यही कहती जा रही थी कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, कितने दिन तुम ऐश के गुजार कर आई हो। लेकिन मैं खामोश रहती। 3 दिन बाद उस कोठे पर रेड पड़ गई थी और साथ में वो साहब भी आए थे और फिर पुलिस सबको बारी बारी ले जाने लगी। सब लोग एक दूसरे के कान में फुसफुसा रहे थे कि कहीं इस लड़की ने तो ये सब नहीं करवाया, और सब लोग मुझे शक की निगाहों से देखे जा रहे थे। लेकिन यह हैरान करने वाली बात थी मेरे लिए, वहाँ पर कोई भी नहीं था। पूरा कोठा खाली हो गया था, बस मैं ही बची थी। पुलिस भी जा चुकी थी। फिर वो आदमी मेरे पास आया और मुझे गले से लगाकर फिर उसने वही अल्फाज दोहराए कि बेटी तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें कितना ढूंढा हमने, तुम कहीं मिली ही नहीं। और इस बार मैं खाली निगाहों से उन्हें देख रही थी। और फिर वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। मैं जब वहाँ गई तो वो लड़की जो उनकी बेटी थी वो पहले से ही वहाँ पर थी और उसके हाथ में कुछ था। मैं कभी उस लड़की को देखती तो कभी उस लड़की के बाप को। वो मुझे अपनी बेटी के पास ले जा रहे थे और वहाँ जाकर उन्होंने मुझे अपनी बेटी के पास बैठा दिया। जब मैं उनकी बेटी के पास बैठी तो उनकी बेटी ने फ्रेम मुझे पकड़ा दिया जिसमें अंकल और उनकी बीवी थी और दोनों के हाथों में एक एक बच्चा था। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी तो वो मुझसे कहने लगे कि हाँ, ये भी सच है, तुम दोनों जुड़वा बहनें हो। तुम दोनों को जब तुम्हारी माँ ने जन्म दिया तो वो बहुत बीमार रहने लगी, इसीलिए हमने घर पर काम करने के लिए एक नौकरानी को रख लिया। ये तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम दोनों का भी ख्याल रखती थी। मैं उस पर अंधा भरोसा करके काम पर चला जाता था। उसने उसी का फायदा उठाया और वो तुम्हें अगवा करके वहाँ से ले गई और मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली और तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई। अपनी बेटी के ना मिलने का दुख और फिर अपनी बीवी से बिछड़ जाने का गम, मुझे तो किसी भी तरह सब्र नहीं आ रहा था। और फिर मैंने सब्र किया और अपनी इस बच्ची को बहुत मेहनत से पाला और बहुत पढ़ाया लिखाया, लेकिन फिर ये भी एक दिन गायब हो गई। मैंने हर जगह इसे ढूंढा, हर यूनिवर्सिटी, हर शहर में जगह जगह रेड पड़वा कर मैंने सब कुछ बंद करवा दिया, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिली और तुम मिल गई। जिस दिन तुम यहाँ पर आई थी मैं तभी तुम्हें पहचान गया था कि तुम मेरी छोटी बेटी नहीं हो, क्योंकि उसकी चाल ढाल ऐसी नहीं थी। मैंने उसी वक्त तुम्हें गले लगाकर बताया कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। तुम्हें ऐसा लगा कि मैं उसकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ और तुम्हें यकीन नहीं आया। फिर जब मेरी बेटी घर वापस आई और तुम यहाँ से भाग गई, मैं जान गया था कि तुम उसी कोठे पर वापस आई होगी, इसीलिए मैंने वो भी बंद करवा दिया और तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया और सच्चाई बता रहा हूँ ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरी बेटी हो और तुम दोबारा यहाँ से भागने की गलती न कर सको। बेटा, ये तुम्हारा ही घर है और इस बात को तुम जल्द से जल्द मान लो। और गलती मुझसे हुई है, मैं उन सब के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अब्बा की बात सुनते सुनते मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि रब ने मुझे दोबारा बाप जैसी नेमत अदा कर दी थी। और फिर मैं अब्बा के सीने से लग गई, उन्हें अपने ऊपर हुई हर जियादती के बारे में बताने लगी। दोनों मेरी कहानी सुनकर रोने लगे, लेकिन इतना नहीं रोए जितना मैं रोई थी, ये सब सहकर। लेकिन जो किस्मत में था वही हुआ था। मुझे कोई भी किसी से शिकवा नहीं था, इसीलिए मैं हंसी खुशी अब्बा और अपनी बहन के साथ जिंदगी गुजारने लगी। यहाँ पर मेरी हर खुशी पूरी हुई थी और मैं रब का शुक्र अदा करने लगी, क्योंकि हर मुश्किल के साथ आसानी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।